बलात्कारी नेताओं को बचाएंगे तो अलकलाम और उसकी पार्टी खड़े होकर आपका विरोध करेगी। मुझे तो सच में चिंता होती है आपकी भाषा सुन के अनभक्तों की कि आपकी माँ बहन बेटियों के साथ आप कैसा व्यवहार करते होंगे। घरों के अंदर बेचारियाँ किसी को बता भी नहीं पाती होंगी कि रात के अंधेरे में आपने अपनी खुद की माँ और बहन के साथ क्या किया होगा। दया आती है उनके पास। भगवान बचाए अनभक्तों को। ऐसे अंधभक्त है ना, पता नहीं चवन्नी का कहीं और जाके ट्वीट कर लो मोदी के नाम का, चवन्नी पर रात तक 1-2 रुपया तो कमा लोगे, घर में रोटी ला के खा लोगे, भूखे मरोगे। वरना यहाँ क्या मिलेगा तुमको। यहाँ तो तुम्हारे लिए मैं ये लाइव करती भी नहीं हूँ, अंधभक्तों के लिए, संगियों के लिए, है ना। तुम तो जाओ मजदूर सड़कों पर पैरों में छाले पड़े हैं, जाओ उस मजदूर के सामने मोदी करो, दे जूता मारेगा तुम लोगों के मुंह के ऊपर। इनके मुंह पर मारिए वो वीडियो जो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे रुपए के गिरते रुपए को, पेट्रोल डीजल के दाम को, FDI को, GST को, मनरेगा के लिए प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, है ना, पार्लियामेंट में खड़े होकर। लाइए वो वीडियो, एडिट नहीं करनी है, उठाइए और मुंह पे मारिए इनको बेनकाब करिए। चुप तो तुम्हारी माँ भी नहीं मुझे करवा सकती है। अंधभक्त ना भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे अगर ये चवन्नी का ट्वीट नहीं करेंगे, या हमारी जो बात विपक्ष के लोग, हम विपक्ष की पार्टियां, विपक्षी दल बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को ताकत देने की, ये बीच में अपने वही ना वो भुखमरों की तरह घुस जाते हैं, बारात में बिन बुलाए मेहमानों की तरह। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नाबालिग बेटी के बलात्कार में दोषी करार दिए गए, 10 साल की सजा हुई और उनकी कल बेल हो चुकी है। क्या विपक्ष को, उत्तर प्रदेश के विपक्ष SP, BSP, कांग्रेस को सड़कों पर आकर बेटी बचाओ के आंदोलन को याद दिलाने की जरूरत नहीं है सत्ता को? क्या ऐसे नेताओं को जो बचाया जा रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम सबके घर में माँ बहन बेटियां हैं। तो ये चीज होती है विपक्ष अपनी भूमिका को किस तरीके से जो है वो निभाएगा। अगर आप अपनी कथनियों से हटेंगे तो आपको बेनकाब करेंगे, और अगर आप जन विरोधी नीतियां लाएंगे मजदूर गरीब किसान के खिलाफ और अपने बलात्कारी नेताओं को बचाएंगे तो अलकलाम और उसकी पार्टी खड़े होकर आपका विरोध करेगी, दम कर विरोध करेगी। आप FIR से डराएं, आप जेल भेज दीजिए, आप फांसी चढ़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। रंजीत ठाकुर हैं, अपनी माँ बहनों से इस तरह की बात मत कीजिएगा घरों में। मुझे तो सच में चिंता होती है आपकी भाषा सुन के अनभक्तों की कि आपकी माँ बहन बेटियों के साथ आप कैसा व्यवहार करते होंगे। घरों के अंदर बेचारियाँ किसी को बता भी नहीं पाती होंगी कि रात के अंधेरे में आपने अपनी खुद की माँ और बहन के साथ क्या किया होगा। दया आती है उनके पास। भगवान बचाए अनभक्तों को, अनभक्तों की माँ बहन को उन्हीं से नोचते होंगे मुझे लगता है अपनी माँ बहन बेटियों की, इनकी भाषा से लगता है। चलिए छोड़िए, ऐसे अंधभक्त है ना, पता नहीं चवन्नी का कहीं और जाके ट्वीट कर लो मोदी के नाम का, चवन्नी पर रात तक 1-2 रुपया तो कमा लोगे, घर में रोटी ला के खा लोगे, भूखे मरोगे। वरना यहाँ क्या मिलेगा तुमको। यहाँ तो तुम्हारे लिए मैं ये लाइव करती भी नहीं हूँ, अंधभक्तों के लिए, संगियों के लिए, है ना। तुम तो जाओ मजदूर सड़कों पर पैरों में छाले पड़े हैं, जाओ उस मजदूर के सामने मोदी करो, है ना, दे जूता मारेगा तुम लोगों के मुंह के ऊपर। याद करिएगा कि जब 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो विपक्ष में भाजपा थी और वो भाजपा GST का पूरा विरोध करती थी। वही भाजपा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश का विरोध करती थी। जब वो सत्ता में, मनरेगा, तीसरा सबसे बड़ा मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का विरोध करती थी। लेकिन वही जब सत्ता में आ गई तो जिन चीज़ों का विरोध करती थी, GST, FDI और मनरेगा का, उन्हीं चीज़ों को केंद्र की भाजपा मोदी सरकार ने आज अपने बचाव के लिए एक बहुत बड़ा हथियार मान रही है और उसे लागू किया हुआ है। यही मैं कह रही हूँ, ये नीति है। ये नीति है कि आपकी मैं आपको फिर कह रही हूँ, हो सकता है कि देश पे आपदा आए, सरहद पर युद्ध हो, देश के ऊपर कोई बात आएगी तो बिल्कुल कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में रहते रहते भी देश की सरकार के साथ पूरी ताकत के साथ एक से एक आवाज मिलाते हुए खड़ी दिखेगी। उसका ये मतलब नहीं है कि हमने केंद्र के सामने घुटने टेक दिया, हम देश के लिए एक होंगे। विपक्ष की जिम्मेदारी इस देश में मात्र कांग्रेस की है, या वो सब जो इस समय NDA का, BJP का सत्ता का हिस्सा नहीं है, वो सभी विपक्ष हैं और उन सबकी जिम्मेदारी बनती है। या विपक्ष संसद और विधानसभाओं से बाहर सड़कों पर भी होता है, ये आज हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के प्रश्न पढ़ने की। प्रश्न आप छोटे लिखेंगे तो मैं उसको बता पाऊंगी। एक पूछ रहे हैं भाई आप वॉज नॉट इनवाइटेड, ये गलत है। समाजवादी पार्टी, BSP,
आम आदमी पार्टी सबको आमंत्रित किया गया था। 25 जो दलों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने 3 दलों ने एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने तय किया था कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। यही कंफ्यूजन है कि आप सत्ता के साथ हैं, आप विपक्ष के साथ हैं, या आप बीच में झूल रहे हैं। आप बीच में झूल रहे हैं और उससे किसका फायदा होगा? आप क्या विपक्ष को ताकत देंगे, या आप ना विपक्षी मीटिंगों में जाकर आप जो है वो सत्ता को ताकत देते हैं? सुषमा स्वराज जी का जब मैं भाषण सुन रही थी, उन्होंने एक बात कही, ध्यान से सुनिएगा। जब बाहरी ताकतें देश की सरकार पे दबाव बनाती हैं, ये दबाव बना था न्यूक्लियर के समय पर बना था, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया या न्यूक्लियर के ऊपर हमारी डील हुई थी, एफडीआई के ऊपर हमारी बात हो रही थी, तब ये हुआ कि विदेशी ताकतों का दबाव होता है। उस समय जब सरकारों के ऊपर विदेशी दबाव हो तो विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होता है। तो सरकार के साथ खड़ा होता है कि आप ऐसा कोई फैसला मत लीजिए, और कोई भी है आप सदन में ऐसा प्रस्ताव लाइए जिसमें विपक्ष भी आपके साथ खड़ा होगा, ताकि आप बाहरी किसी दबाव में ना आए। और अगर कहीं सरकार लगे कि अपने कए हुए वायदों को भूल रही है, तो विपक्ष की वहां पर भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें याद दिलाएं, बार बार याद दिलाएं कि आपने चुनावों में क्या वायदे किए थे। अगर आप भूल रहे हैं तो आपको याद दिलाने का काम विपक्ष का है। अगर आप बाहरी दबाव में हैं तो विपक्ष आपके साथ पूरी ताकत बन के खड़ा होता है। और अगर आप जन विरोधी नीतियां और फैसले करते हैं, तो यही विपक्ष को पूरी मजबूती के साथ आपके खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, यानी कि सड़कों पर आकर खड़ा होने की जरूरत होती है। मैं 2 आंदोलन का जिक्र करूंगी, एक 1977 का जेपी आंदोलन और दूसरा अन्ना आंदोलन की बात करूंगी। ये 2 आंदोलन ऐसे हुए और दोनों आंदोलन मैं जिक्र कर रही हूँ, और ये दोनों आंदोलन तब हुए जब जो है कांग्रेस सत्ता में थी उस समय पर, और ये दोनों आंदोलन सड़कों पर हुए थे, जेपी और अन्ना आंदोलन। और दोनों आंदोलन इतने मजबूत आंदोलन थे कि उन्होंने कांग्रेस की जो सत्ता थी उसे जो है सत्ता से बाहर कर दिया था। तो ये मैं बता रही हूं कि विपक्ष मात्र सदन या विधानसभाओं के भीतर नहीं होता, विपक्ष सड़कों पे जनता का भी होता है। और जिसका खामियाजा कांग्रेस को हुआ कि कांग्रेस को जेपी आंदोलन के बाद या अन्ना आंदोलन के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा, पर जो सरकारें उसके बाद बनी, चाहे मोरारजी देसाई की सरकार हो और चाहे जो भी सरकारें बनी, वो अपना जो है, दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, अपने मूल जो उनकी विचारधारा थी, लड़ाई थी, उससे वो भटक गई। और यही हाल हुआ कि मोरारजी देसाई सरकार जो है, इतना बड़ा आंदोलन जेपी आंदोलन के बाद जो खड़ी की गई थी, वो 2 फाड़ हो गई, अपने महत्वाकांक्षी हो गए। और वो जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं जेपी जी को भी बहुत गहरा धक्का लगा था कि वो खत्म हो गया। उसी तरह अन्ना आंदोलन भी पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन वो मात्र दिल्ली के अंदर एक पूर्ण राज्य, पूर्ण अधिकार भी नहीं है, वहाँ की एक सरकार बनाकर सीमित होकर बस वो आंदोलन खत्म हो गया, वहाँ पर उसने अपना दम तोड़ दिया। तो ये 2 आंदोलन थे जो बिल्कुल मजबूत आंदोलन थे, जनता द्वारा खड़े किए गए आंदोलन थे, लेकिन सत्ता के लालचियों ने उस दोनों आंदोलन को पूरी तरह ध्वस्त करके खत्म कर दिया और सत्ता तक उसको सीमित कर दिया। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, खासतौर से अगर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी के लोग अगर हों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आ रहा है, हम सारा विपक्ष को अब उत्तर प्रदेश के अगर नज़रिए से देखें, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, 22-23 करोड़ की आबादी है, चुनाव भी है, युवा नेता हैं, मुख्यमंत्री भाजपा के हैं योगी आदित्यनाथ जी, युवा हैं, अखिलेश यादव युवा हैं, कांग्रेस के जो प्रभारी महासचिव प्रभारी हैं प्रियंका गांधी जी, वो भी युवा हैं। ये तीनों ऐसे नाम हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश, प्रियंका गांधी, जो 50 साल से कम की उम्र के हैं, और तीनों एक युवा भावी भविष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जा सकता है। मैं केजरीवाल को सिर्फ जानती नहीं हूँ, काम किया उनके साथ, विधायक रही हूँ, पार्टी के अंदर रही हूँ। जब लगा कि वो अब समझौता कर रहे हैं, कहाँ समझौता किया? धारा 370 कश्मीर का। कांग्रेस का जो स्टैंड पहले था वो आज भी रहा, लेकिन स्टैंड किसने बना? बीएसपी की बहन मायावती जी ने बदला, अरविंद केजरीवाल आम आदमी ने बदला, सीएए और इसके ऊपर 370 पे धारा पर जो उनका स्टैंड था, नीतिगत स्टैंड था, उस पर वो बदल दिया उन्होंने अपना स्टैंड। आप समझ रहे हैं? तो जब केजरीवाल ने भी अपने स्टैंड बदलने शुरू किए, उनको ये महसूस होने लगा, माफ़ी चाहूँगी, कि ये जो हमारे मुस्लिम मतदाता है वो भाजपा में कभी जाएगा नहीं, और कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है, ये बैठे बैठाए मेरी जेब में, इनके लिए कुछ करूँ ना करूँ,
इनके जो नागरिकता आंदोलन हुए, शाहीन बाग, ये वो उसमें जाऊँ ना जाऊँ, कुछ करूँ ना करूँ, ये वोट मेरे से कहीं जा ही नहीं सकता, इनकी मजबूरी बन चुका हूँ मैं। इसलिए उन्होंने सॉफ्ट लाइन लेनी शुरू की हिंदुत्व वाली कि इतने अत्याचार हुए, दंगे हुए और उन्होंने असमर्थता जताई और बहुत सी चीज़ें पार्टी के अंदर हो रही थी जो मुझे लगा उनको संघ की तरफ, भाजपा की विचारधारा की तरफ ज़्यादा धकेल रही हैं। इसलिए मैंने उस समय फैसला किया और इधर उधर किसी और पार्टी में जाने की बजाय जहां मैं 20-25 साल जिस पार्टी जिस घर में थी उसमें मैंने वापस आना और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को आगे ले जाना बेहतर समझा। मैं सत्ता छोड़कर आई हूँ, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं सत्ता के लालच में आई हूँ। केंद्र की भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में लेबर कानून को कमजोर कर दिया, मजदूरों का जो कानून था उसे लोग कर दिया। अब विपक्ष की जिम्मेदारी क्या बनती है? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अगर ऐसी कोई नीतियां, कार्यक्रम ला रही हैं जो गरीब मजदूर के खिलाफ है तो उसके खिलाफ खड़ा होना विपक्ष का जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन विपक्ष का मतलब मात्र कांग्रेस नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश का फैसला क्या होगा जब 22 में चुनाव होगा, कि वहां पर भाजपा की सरकार वहां पर है, पूर्ण बहुमत की केंद्र में है, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस या और भी छोटे दल हैं, वो क्या समीकरण बैठेंगे वो आज मैं तय नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये कि जब चुनाव आएगा तब चुनाव के हिसाब से, लेकिन आज विपक्ष को, सरकार को जगाने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि विपक्ष आपकी आवाज को नहीं उठा पा रहा, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष को सत्ता नहीं सुन रही है, तो मैं आपसे कहूंगी जेपी आंदोलन और अन्ना आंदोलन को याद कीजिएगा। वो जन आंदोलन थे, जनता ने सत्ता को हिला दिया था। बेशक वो सत्ता कांग्रेस की रही हो, हमें अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से सीख कर इस देश को आगे बढ़ाना है, उसको सही करते हुए। तो इसी तरह मैं कहूंगी, अगर आपको लगता है तो देश के किसान, देश के बेरोजगार युवाओं को, देश के मजदूरों को आंदोलित होकर सरकार की जो दमन की नीतियां उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी और उसे झुकने पर मजबूर होना होगा, क्योंकि इसी में देश की एकता और भलाई भी है। देश का युवा बेरोजगार हो चुका है, देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी माइनस में जा चुकी है, भुखमरी की कगार पे। इनको नहीं मालूम, ये इनके पास सरकारी बंगले, गाड़ी, ऐशो आराम में है, इसलिए इन्हें नहीं मालूम है जो सत्ता में संघी बैठे हुए हैं। अभी तो गुजरात के अंदर, अब ये बात कर रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, गुजरात के अंदर जो नकली वेंटिलेटर्स, जिस कंपनी को प्रधानमंत्री जी ने अपने पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ दिया था 5000 वेंटिलेटर के लिए, और मोदी जी के ही मित्र, वही मित्र जिन्होंने मोदी जी को 10 लाख रुपए का सूट भेंट किया था ना, वही मोदी जी के मित्र जिन्होंने 10 लाख का सूट किया था, पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ में वेंटिलेटर बनाने का काम इन्हीं को सौंपा गया था। और इन्होंने 10 दिन में वेंटिलेटर बना दिया, जिसका कोई अनुभव इनके पास नहीं था, और वो वेंटिलेटर पूरी तरह से नकली और फेक पाए गए, जिसका खामियाजा अहमदाबाद में कोरोना वायरस से लड़ रहे, नकली वेंटिलेटरों पे पड़े हुए, दम तोड़ रहे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इनको हम आंख में डाल के प्रश्न करते हैं, इसलिए ये डरते हैं हमसे, इसलिए इनकी जो भाषा है ना, वो बदलती है। ये सटीक प्रश्न नहीं करेंगे कि सोनिया गांधी जी पे, प्रियंका गांधी जी पे, राहुल गांधी जी पे हमले करेंगे, ये नहीं कहेंगे। उन्होंने जो कहा है उस पे आएंगे, उस पे वही नहीं आएंगे। सो मैं आप सभी से कहूंगी, आप सत्ता में हैं या आप विपक्ष में हैं। अगर आप विपक्ष में हैं तो आज के हालात में आपको विपक्ष में दिखना भी होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, बीएसपी, एसपी, आम आदमी पार्टी, 3 ने कल की विपक्ष की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। याद रखिएगा, तीनों की भाषा बहुत सॉफ्ट हो चुकी है भाजपा के लिए। जिस तरह से इनको उत्तर प्रदेश के जो हमारे गरीब मजदूरों के हालात के बारे में केंद्र से प्रश्न करना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से प्रश्न करना चाहिए था, वो प्रश्न वो कांग्रेस से करते हैं। जहां पर कांग्रेस की ना देश में सरकार है, ना उत्तर प्रदेश में सरकार है, ना सांसद है, ना विधायक है। चाइना को आंखें लाल करके दिखाने की जरूरत की हिम्मत की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने, और चाइना से लगा हुआ छोटा सा देश नेपाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की सरकार को लाल आंखें करके दिखा रहा है। देश की जीडीपी, अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई है, भुखमरी, बेरोजगारी अपने चरम पर है। पीएम केयर फंड के नाम पर लाखों के प्रधानमंत्री को सूट देने वालों को 2000 करोड़ के वेंटिलेटर, नकली वेंटिलेटर 10 दिन में बनाने का काम दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आवाज उठाइए, मत रहिए मात्र कांग्रेस के दम पर। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को, चाहे प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, सोनिया गांधी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, हम सब
पूरी दम से उठा रहे हैं, बिना डरे बिना झुके इस सत्ता के सामने जो तानाशाह हो चुकी है, जो क्रूर हो चुकी है, उससे लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के अगर आप जब वो विपक्ष में थे उसके भाषण, आपको भाषण उठाइए, आपको एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। निकालिए और इनके मुंह पर मारिए, इनके मुंह पर मारिए वो वीडियो जो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे रुपए के गिरते रुपए को, पेट्रोल डीजल के दाम को, एफडीआई को, जीएसटी को, मनरेगा के लिए प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है ना पार्लियामेंट में खड़े होकर, लाइए वो वीडियो, एडिट नहीं करनी है, उठाइए और मुंह पे मारिए इनको बेनकाब करिए, ठीक है। इनको ना रोटी हजम नहीं होती है, इसलिए ये लोग बिन बुलाए मेहमान बनकर कहीं भी घुस जाते हैं। वो शादी बारातों में देखते हो ना, वो बारात देती है तो वो बीच में घुस जाते हैं कुछ लोग और खा पी के निकल जाते हैं। ये अंधभक्त ना बिल्कुल वही हैं, भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे अगर ये चुन्नी का ट्वीट नहीं करेंगे, या हमारी जो बात विपक्ष के लोग, हम विपक्ष की पार्टियां, विपक्षी दल बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को ताकत देने की, ये बीच में अपने वही ना वो भुखमरों की तरह घुस जाते हैं बारात में बिन बुलाए मेहमानों की तरह। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।